दोस्तों नमस्कार, ये है मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज। मैं अनुराग चौधरी। दोस्तों आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे उच्चतर शिक्षा सेवा चयन आयोग द्वारा आयोजित असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा 2014 के चौथे चरण दिनांक 22 मार्च 2015 को आयोजित परीक्षा का सामान्य अध्ययन का प्रश्न पत्र, जिसमें हम कुल 30 प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों ये वीडियो आगामी असिस्टेंट प्रोफेसर परीक्षा के साथ साथ अन्य परीक्षाओं के सामान्य अध्ययन खंड के लिए बहुत ही उपयोगी है। तो आइए सॉल्व करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट। दोस्तों आज के प्रैक्टिस सेट का जो पहला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। इसमें आपसे पूछा गया है कि दोस्तों देश का नाम और ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल में प्राप्त कुल पदकों की संख्या। तो यहाँ पर देखिए, ये जो ग्लासगो राष्ट्रमंडल खेल हुए थे ये 2014 में हुए थे, लेकिन जो लेटेस्ट राष्ट्रमंडल खेल हुए हैं दोस्तों ये 2018 में आयोजित हुए हैं। 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो गोल्ड कोस्ट क्वींसलैंड ऑस्ट्रेलिया में 4 से 15 अप्रैल 2018 के बीच आयोजित हुए थे। और इस स्पर्धा में ऑस्ट्रेलिया टॉप पर था, जिसको 80 स्वर्ण, 59 रजत और 59 कांस्य पदक मिले थे। दूसरे स्थान पर इंग्लैंड था 45 स्वर्ण पदकों के साथ, 45 स्वर्ण, 45 रजत और 46 कांस्य से मिले थे। और भारत 2018 के क्वींसलैंड जो है राष्ट्रमंडल खेलों में दोस्तों थर्ड स्थान पर यानी तीसरे स्थान पर था, जिसको 26 स्वर्ण, 20 रजत और 20 कांस्य पदक यानी कुल 66 पदक मिले थे। तो यहाँ पर ये प्रश्न काफ़ी पुराना हो गया है। 2018 के जो राष्ट्रमंडल खेल हैं वो इम्पॉर्टेंट हैं। इसके अलावा दोस्तों करंट में अगर जो खेलों की बात करें कि एक प्रश्न स्पोर्ट्स से पूछ रहा है तो आप ओलंपिक ज़रूर तैयार कर लीजिएगा, ओलंपिक खेल तैयार कर लीजिएगा, ताकि यहाँ से बनने वाले प्रश्न अगर जो उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर में पूछे जाएं तो आप उनको सही कर लीजिए। इसमें ये पूछा जा सकता है अब की बार ओलंपिक खेल कहाँ हुए, भारत को कितने पदक मिले, भारत किस स्थान पर रहा और भारत के तरफ से स्वर्ण पदक किसने प्राप्त किया और किन किन खिलाड़ियों ने रजत और कांस्य पदक प्राप्त किया, या फिर भारत को कुल कितने पदक मिले इन खेलों में। तो यहाँ से जैसे राष्ट्रमंडल खेल से प्रश्न पूछा है उसी तरह ओलंपिक से पूछा जा सकता है। तो आप इस दृष्टि से बनने वाले प्रश्नों को तैयार कर लीजिएगा। ओलंपिक पर हमने एक वीडियो भी बनाया है, वहाँ से आप मदद ले सकते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि वह चर जिसका हम औसतांक यानी माध्य और मानक विचलन निकाल सकते हैं वह निम्नलिखित में से किस मापनी द्वारा मापे जाते हैं। नॉमिनल स्केल यानी नामित मापनी, ऑर्डिनल स्केल यानी क्रमिक मापनी, इंटरवल स्केल यानी अंतराल मापनी, या फिर रेशियो स्केल या आनुपातिक मापनी। तो सही उत्तर है वह चर जिसका हम औसतांक यानी माध्य और मानक विचलन निकाल सकते हैं वे अंतराल मापनी द्वारा मापे जाते हैं। अंतराल मापनी से प्राप्त मापन परिणामों पर गणितीय और सांख्यिकी संक्रियाएं की जा सकती हैं। उनको जोड़ने, घटाने, गुणा करने, भाग करने, मध्यमान और प्रामाणिक विचलन, सहसंबंध और अन्य सांख्यिकी गणना करने और अपने शोध अध्ययन के प्रदत्तों का संकलन या विश्लेषण करने के लिए उसे जितने भी गणितीय और सांख्यिकी संक्रियाओं की जरूरत है वो सब अंतराल मापनी की सहायता से उपलब्ध किया जा सकता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न संख्या 3, निम्नलिखित में से कौन सा वक्तव्य सही नहीं है आपको बताना है। देखिए, ईमेल इलेक्ट्रॉनिक मेल को संदर्भित करता है, ये आपका सही है। www वर्ल्ड वाइड वेब को प्रदर्शित करता है, ये भी सही है। CPU कंट्रोल प्रोसेस यूनिट को संदर्भित करता है, ये सही नहीं है, क्योंकि CPU का फुल फॉर्म दोस्तों होता है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और इसके अलावा ALU अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट को संदर्भित करता है, तो ये भी सही है। सी दोस्तों ये सही नहीं है, क्योंकि CPU का फुल फॉर्म कंट्रोल प्रोसेसिंग यूनिट नहीं बल्कि जो है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है और इसे कंप्यूटर का मस्तिष्क भी कहा जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए पुस्तक और उनके रचनाकारों से प्रसिद्ध पुस्तक गीत गोविंद के रचनाकार कौन हैं। तो गीत गोविंद जयदेव की महत्वपूर्ण कृति है और भक्ति शाखा के संत जयदेव द्वारा जो है गीत गोविंद के पदों की रचना की गई है और ये राधा कृष्ण प्रेम पर आधारित गीत गाए जाने वाले पद हैं गीत गोविंद में, और इसके रचनाकार जयदेव हैं। अगला प्रश्न है, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु
कन्याकुमारी कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है आपके कर्क रेखा के उत्तर में, भूमध्य रेखा के दक्षिण में, मकर रेखा के दक्षिण में या भूमध्य रेखा के उत्तर में। तो सही उत्तर है प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु जो कन्याकुमारी है, ये भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। ऑप्शन डी आपका सही उत्तर है। दोस्तों, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी भूमध्य रेखा के उत्तर में है। भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा पर वर्ष भर दिन रात बराबर होते हैं। जो स्थान भूमध्य रेखा के समीप होगा वहां दिन रात के समय में बहुत कम अंतर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, देखिए, जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब व्हेन करेंट इनकम ऑफ द गवर्नमेंट इज लेस देन इट्स करेंट एक्सपेंडिचर इट इज नोन एज रेवेन्यू डेफिसिट। तो सही उत्तर ऑप्शन सी, राजस्व घाटा। जब सरकार की वर्तमान आय अपने मौजूदा खर्च की तुलना में कम होती है तो उसे रेवेन्यू डेफिसिट या राजस्व घाटा कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं, मूलभूत कर्तव्य या फंडामेंटल ड्यूटीज जो थे उनको किस वर्ष भारतीय संविधान में शामिल किया गया था? तो सही उत्तर ऑप्शन बी, 1976। दोस्तों, भारतीय संविधान में जो मूल कर्तव्य हैं उनको पूर्व सोवियत संघ के संविधान से लिया गया है और इनको सरदार स्वर्ण सिंह समिति की संस्तुति के आधार पर 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा अनुच्छेद 51 क के अंतर्गत जोड़ा गया था। और जब ये मूल कर्तव्य शामिल किए गए थे उस समय मूल कर्तव्यों की संख्या 10 थी, लेकिन इस समय 11 हैं और 11वां मूल कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 के द्वारा जो है संविधान में जोड़ा गया है। अगला प्रश्न है, गुजरात राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन बनी थी? आपको बताना है। तो श्रीमती आनंदीबेन पटेल। दोस्तों, श्रीमती आनंदीबेन पटेल गुजरात की पहली महिला मुख्यमंत्री थी और इनका कार्यकाल 22 मई 2014 से 7 अगस्त 2016 तक था। और दोस्तों, आनंदीबेन पटेल इस समय उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं और इनका कार्यकाल 2019 से शुरू हुआ है। तो ये जुलाई 2019 से वर्तमान में उत्तर प्रदेश की राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। अगला प्रश्न है, देखिए, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2014। तो ये प्रश्न अब पुराना हो गया है। विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 भी हो चुका है। आपको बताना है कि विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 का खिताब किसने जीता? तो दोस्तों, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप 2021 17 अप्रैल से 3 मई 2021 के बीच में क्रूशिबल थिएटर शेफील्ड इंग्लैंड में हुआ था और मार्क सेलबाई दोस्तों 2021 के विश्व स्नूकर 2021 के विजेता रहे हैं। और इन्होंने दोस्तों, मार्क सेलबाई जो हैं ये इंग्लैंड के हैं, 2021 के विश्व स्नूकर चैंपियनशिप के विजेता रहे हैं। अगला प्रश्न है, जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्य नहीं कही जाती है, आंकड़े विश्लेषित किए जा सकते हैं किस तरह से? तो दोस्तों, जब जनसंख्या की प्रकृति जिनसे नमूने लिए जाते हैं सामान्यतः नहीं कही जाती तो आंकड़े नॉन पैरामीट्रिक सांख्यिकी द्वारा विश्लेषित किए जा सकते हैं। नॉन पैरामीट्रिक स्टैटिक्स द्वारा when the nature of population from which samples are drawn is not known be normal, the data can be analyzed by non-parametric statistics। अगला प्रश्न है दोस्तों, SITE स्टैंड्स फॉर, यानी साइट्स का फुल फॉर्म क्या है आपको बताना है। तो ये है दोस्तों सैटेलाइट इंस्ट्रक्शन टेलीविजन एक्सपेरिमेंट। देखिए, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। सैटेलाइट इंस्ट्रक्शनल टेलीविजन एक्सपेरिमेंट ये साइट का फुल फॉर्म है। तो सही उत्तर ऑप्शन बी हो जाएगा, आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित में से किस एक प्रकार के प्राकृतिक खतरों से मनुष्य को नुकसान पहुंचने की सबसे ज़्यादा खतरा होता है? तो ऑप्शन है आपके भूकंप, जंगल में आग, ज्वालामुखी उद्भेदन, अकाल और बाढ़। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, ये सारी चीज़ें नुकसानदेह हैं, लेकिन भूकंप से खतरा अधिक होता है, सबसे अधिक संभावना होती है, लेकिन यहाँ पर केवल भूकंप एक कारक है। अकाल और बाढ़ ये दो प्राकृतिक आपदाएं इसमें दी गई हैं और अकाल और बाढ़ से दोस्तों मनुष्य को नुकसान पहुँचने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। अगला प्रश्न है, आपको बताना है निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ग्रामीण बहिर्प्रवास यानी
रूरल आउट माइग्रेशन, ये इनमें से कौन सा रूरल आउट माइग्रेशन का महत्वपूर्ण कारक है? ऑप्शन है बेरोजगारी, कृषि अक्षमता, ग्रामीण क्षेत्रों में आधारभूत सेवाओं का अभाव या जनसंख्या वृद्धि। तो सही उत्तर है दोस्तों ग्रामीण बहिर्प्रवास का सबसे महत्वपूर्ण कारण बेरोजगारी या अनएम्प्लॉयमेंट है। तो सही उत्तर ऑप्शन ए हो जाएगा आपका। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14, निम्नलिखित में से कौन सी संवैधानिक संस्था नहीं है? निर्वाचन आयोग है, वित्त आयोग भी है, संघ लोक सेवा आयोग भी संवैधानिक संस्था है, योजना आयोग। दोस्तों योजना आयोग इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को केंद्रीय मंत्रिमंडल द्वारा पारित प्रस्ताव के द्वारा की गई थी और इसके संबंध में यानी योजना आयोग के संबंध में कोई संवैधानिक प्रावधान नहीं है। लेकिन अब योजना आयोग के स्थान पर 1 जनवरी 2015 से, डेट याद रखिए, 1 जनवरी 2015 से एक नया थिंक टैंक नीति आयोग स्थापित किया गया है और नीति आयोग भी दोस्तों संवैधानिक संस्था नहीं है। अगला प्रश्न है कान्हा राष्ट्रीय पार्क या कान्हा नेशनल पार्क जो है वो किसके लिए प्रसिद्ध है? यहाँ पर है शेरों के लिए, गायों के लिए, हाथियों के लिए या चीतों के लिए। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं है आपका, क्योंकि कान्हा नेशनल पार्क जो मध्य प्रदेश में है ये बाघ अभ्यारण्य है यानी टाइगर्स के लिए प्रसिद्ध है। तो याद रखिएगा कान्हा नेशनल पार्क दोस्तों ये जो है ये टाइगर्स यानी बाघों के संरक्षण के लिए प्रसिद्ध है। अगला प्रश्न इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय जिसको शॉर्ट में इग्नू कहा जाता है, इंदिरा गांधी नेशनल ओपन यूनिवर्सिटी, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो दोस्तों दूरस्थ और मुक्त शिक्षा के लिए, उच्च शिक्षा प्रदान करने के लिए इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय की स्थापना 1985 में की गई थी। ऑप्शन बी आपका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं द मीनिंग ऑफ हाइपोथेसिस क्या है? परिकल्पना का तात्पर्य क्या होता है? ऑप्शन है आपके अंतिम उत्तर, संभावित उत्तर, अनुसंधान की सीमा या अनुसंधान प्रश्न। तो सही उत्तर है परिकल्पना या हाइपोथेसिस का मतलब होता है दोस्तों किसी समस्या से संबंधित संभावित उत्तर पर विचार करना। परिकल्पना किसी समस्या से संबंधित समस्त संभावित उत्तर पर विचार करने को कहा जाता है और परिकल्पना या हाइपोथेसिस किसी भी अनुसंधान प्रक्रिया का दूसरा महत्वपूर्ण स्तंभ है। तो सही उत्तर परिकल्पना का तात्पर्य संभावित उत्तर से होता है रिसर्च में। अगला प्रश्न है जेंडर रेशियो इन इंडिया इज, भारत में लिंग अनुपात कितना है? तो देखिए पुरुष बराबर महिला, पुरुष ज़्यादा है महिला से, पुरुष कम है महिला से या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो सही उत्तर है ऑप्शन बी। दोस्तों भारत में जो लिंग भेद अनुपात है उसमें पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है और देखा जाए तो लिंगानुपात या लिंग भेद अनुपात जो होता है प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को प्रदर्शित करता है। 2011 की जो जनगणना है उसके अनुसार दोस्तों प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या 943 है। तो इस हिसाब से ऑप्शन बी आपका सही उत्तर हो जाएगा, भारत में पुरुषों की संख्या महिलाओं से अधिक है। अगला प्रश्न है देखिए एक्सेल इज यूज्ड फॉर, यानी एक्सेल का प्रयोग किसके लिए होता है? ऑप्शन है आपका ये देखिए दृश्य वार्ता के लिए, बहुमाध्यम प्रस्तुति के लिए, प्रदत्त विश्लेषण के लिए या फिर दूरवर्ती संचरण के लिए। तो सही उत्तर है ऑप्शन सी प्रदत्त विश्लेषण यानी डेटा एनालिसिस के लिए। दोस्तों एक्सेल एक इलेक्ट्रॉनिक स्प्रेडशीट होती है जो सांख्यिकी गणना करने और चार्ट बनाने में सहायता करता है। जिन लोगों को संख्या का विश्लेषण, रिकॉर्ड और सूचनाएं व्यवस्थित करने की आवश्यकता होती है वो लोग एक्सेल का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष हुआ था? बहुत ही आसान सा प्रश्न है। 1942 में क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ था और क्रिप्स मिशन की विफलता के बाद महात्मा गांधी ने ब्रिटिश शासन के खिलाफ अपना तीसरा बड़ा आंदोलन छेड़ने का फैसला किया था। 8 अगस्त 1942 को बम्बई यानी मुंबई में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के बम्बई सत्र में अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा दिया गया था। अगला प्रश्न है भारतीय संविधान में प्रथम संशोधन या पहला संशोधन कब हुआ था? तो सही उत्तर है 1951 में। दोस्तों भारतीय संविधान में पहली बार 1951 में संशोधन किया गया
इसको फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1951 के नाम से जाना गया और इसे संसद में तत्कालीन भारतीय प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू द्वारा 10 मई 1951 को पेश किया गया, जिसे 18 जून 1951 को संसद में पास किया गया और संविधान के पहले संशोधन के तहत मौलिक अधिकारों में कुछ परिवर्तन किए गए थे। अगला प्रश्न है कि हु इज़ द ब्रांड एम्बेसडर ऑफ BSNL, यानी भारत संचार निगम लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो दोस्तों जब ये प्रश्न पूछा गया था तो उस समय BSNL की ब्रांड एम्बेसडर दीपिका पादुकोण थी, लेकिन इस समय MC मैरीकॉम, प्रसिद्ध महिला मुक्केबाज MC मैरीकॉम दोस्तों BSNL की ब्रांड एम्बेसडर हैं। तो सही उत्तर BSNL की ब्रांड एम्बेसडर वर्तमान में MC मैरीकॉम हैं। अगला प्रश्न है, देखिए पेडागोगी किससे जुड़ा हुआ है, यानी पेडागोगी इज रिलेटेड टू। तो सही उत्तर है पठन पाठन यानी शिक्षण कार्य या टीचिंग से पेडागोगी रिलेटेड है। अगला प्रश्न है, इन ICT C स्टैंड्स फॉर। दोस्तों ICT में C का क्या तात्पर्य है आपको बताना है। तो सही उत्तर है ICT का पूरा नाम होता है इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। तो यहाँ पर C का अर्थ हो जाएगा दोस्तों कम्युनिकेशन यानी संचार। तो सही उत्तर ऑप्शन C हो जाएगा। ICT में C जो है वो कम्युनिकेशन से जुड़ा हुआ है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 25। MAN स्टैंड्स फॉर, यानी मैन का पूर्ण रूप क्या है। तो सही उत्तर है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। दोस्तों MAN का फुल फॉर्म होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क और ये ऑप्शन C आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, भारत में कौन सा राज्य सबसे अधिक काफ़ी यानी कहवा का उत्पादन करता है। तो भारत में काफ़ी उत्पादक राज्यों में शीर्ष पर कर्नाटक है, दूसरे स्थान पर केरल है, तीसरे स्थान पर तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उसके बाद ओडिशा का स्थान आता है। तो सही उत्तर है भारत का कहवा का अग्रणी उत्पादक राज्य कर्नाटक है। अगला प्रश्न है, गांधी जी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यानी इन विच सेशन गांधी जी वाज द प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। तो दोस्तों बेलगांव अधिवेशन 1924 का बेलगांव अधिवेशन ये एकमात्र कांग्रेस का अधिवेशन था जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी द्वारा की गई थी। दोस्तों 1916 के लखनऊ अधिवेशन की अध्यक्षता अंबिका चरण मजूमदार के द्वारा की गई थी और लखनऊ अधिवेशन बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। अगला प्रश्न है, CBDT किस प्रकार के करों से जुड़ा हुआ है। तो सही उत्तर है CBDT आयकर यानी इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ है और भारत में प्रत्यक्ष कर से संबंधित सभी मामले 1 जनवरी 1964 से केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड को सौंप दिए गए हैं। CBDT मतलब क्या होता है, सेंट्रल बोर्ड फॉर डायरेक्ट टैक्सेज, सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज यानी केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 29 कि भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता कौन करता है। चेयरमैन, उपाध्यक्ष, अध्यक्ष या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो दोस्तों भारतीय संसद का निचला सदन जो लोकसभा होता है उसके अध्यक्ष को चेयरमैन नहीं बल्कि स्पीकर कहा जाता है। तो सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष यानी स्पीकर भारतीय संसद के निचले सदन की अध्यक्षता करता है। अगला प्रश्न है, तेलंगाना राज्य के प्रथम मुख्यमंत्री कौन है। ऑप्शन है चंद्रबाबू नायडू, जगन मोहन रेड्डी, YS विजयमाला या के चंद्रशेखर राव। तो सही उत्तर है के चंद्रशेखर राव। दोस्तों तेलंगाना के प्रथम मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव हैं और इनका कार्यकाल 2 जून 2014 से 6 सितंबर 2018 तक था और 6 सितंबर 2018 से वे कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में रहे थे और दिसंबर 2018 में हुए विधानसभा चुनाव के बाद वे पुनः मुख्यमंत्री बने थे। तो दोस्तों के चंद्रशेखर राव तेलंगाना जो हमारा आंध्र प्रदेश को काटकर नया स्टेट बना था उसके पहले मुख्यमंत्री थे। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो जिसमें आपने देखा उच्चतर शिक्षा असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा के लिए वर्ष 2014 में आयोजित सामान्य अध्ययन का हल प्रश्न पत्र। ये प्रश्न पत्र यानी ये जो इस प्रश्न पत्र में आपने प्रश्नों को हल किया है ये आपके आगामी परीक्षाओं के लिए भी उपयोगी हैं। न केवल यहाँ से कुछ प्रश्न दोहराए जा सकते हैं बल्कि
इससे आपको प्रश्नों का ट्रेंड पता चलेगा, एनालिसिस पता चलेगा कि कहाँ से और किस तरह के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। इसलिए भी इन प्रश्नों को देखना, दोहराना और तैयार करना ज़रूरी है। वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल मार्गदर्शन फॉर सिविल सर्विसेज को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।